हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएम सीरीज़। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का रिमेनिंग पार्ट और साथ में करेंगे आज हम कुछ क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं एमकेएम सीरीज़ का आज का नया वीडियो। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम स्पिन या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे काउंट करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू √NN+2 बोहर मैग्नेटॉन BM इसकी यूनिट है। बोहर ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम उसकी यूनिट का नाम है, जो यूनिट है उन्हीं के नाम के उस पर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर N क्या है? यहाँ N है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें काउंट करना है कि किसी भी एलिमेंट जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके D और S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ये उसका नंबर होता है। जैसे हमने Mn लिखा, Mn 25 होता है, 25 के लिए 3d5 and 4s2 लिखेंगे। फिर बनाएंगे इसका ऑर्बिटल डायग्राम और देखेंगे कि हमारे पास D और S ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 and 2, तो ये तो है ही नहीं अनपेयर्ड, ये पेयर्ड है, इसे काउंट नहीं करना है। इसके लिए यहाँ पर n = 5 हुआ। जब n = 5 हुआ तो हम इसके लिए यहाँ पर पुट करेंगे म्यू इक्वल्स टू √5 5 + 2 यानी कि 5 × 7 यानी कि 35। 36 के ठीक पहले आता है। नॉर्मली अगर हम करें 36 का अंडर रूट तो कितना आएगा 6। 35 36 से थोड़ा कम है तो यहाँ पर कितना आएगा 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। जिसको आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए कि जिस एलिमेंट के ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो उसके लिए उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट 5.92 BM होगा। फिक्स है बिल्कुल ये। बस हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए। हम इजीली बोल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। ये ट्रिक है इसकी भी कि हमें क्या मालूम होना चाहिए, n = 1 2 3 4 5, पर 5 से ज़्यादा होते ही नहीं है नॉर्मली, या तो 1 होंगे 2 3 4 5, और ऐसे केस में हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस केस में जबकि Mn फ्री स्टेट में है या फिर Mn के D ऑर्बिटल में और S ऑर्बिटल में कुल मिलाकर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब के लिए है। अभी हम इसलिए नहीं निकाल रहे, इसके लिए अब निकालेंगे, ये केवल एग्जाम्पल था। अब देखते हैं KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी देखना पड़ेगा हमें। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों? क्योंकि बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ही हमें यहाँ पर काउंट करना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाते हैं वो बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कैसे करेंगे इसको, हमें निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0 करके, क्योंकि ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इक्वल करके 0 लगाएंगे। 1 + 1 जो कि ये हमारा जो K है +1 होता है, इसको अननोन करते हैं और 4 × -2 करके ये आ जाएगा +1 + x - 8 = 0, x = +7। जब +7 आएगा तो यहाँ देखें Mn के केस में क्या होता है, Mn होता है 3d5 and 4s2। आफ्टर अरेंजमेंट लिखा है हमने इसको, तो आफ्टर अरेंजमेंट जब हमने लिख दिया 3d5 4s2 और Mn पर चार्ज लगाएंगे +7, तो क्या हो जाएगा, +7 के केस में हमें 5 इलेक्ट्रॉन ये निकालने पड़ेंगे और उससे पहले निकालेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन ये।
टोटल हमें 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, एमिट करा देना है, जो कि इस पर प्लस चार्ज लग रहा है। जितना चार्ज हो हम उसके आउटर मोस्ट शेल में से उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे। ये सीख चुके हैं हम क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में। तो यहाँ क्या आएगा 3d0 एंड 4s0। जब ऐसे केस में 0 हो गया तो n इक्वल टू 0 आएगा। जब n इक्वल टू 0 आएगा तो उसकी म्यू की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसी बिहाफ पर हम क्वेश्चंस और कर सकते हैं। जैसे हम अगर ये देख लें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 1 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से पुट करेंगे n की वैल्यू को, तो क्या आएगा 1 1 प्लस 2 और क्या आएगा यहाँ पर 3। अब ये देखना है हमें स्क्वायर रूट के फॉर्म में। अगर स्क्वायर रूट आपको इजी है, क्लियर है, तो स्क्वायर रूट से ठीक पहले हमें करना है। कैसे, इसके बाद या इससे पहले का स्क्वायर रूट देखिए, तो 3 के पहले 2 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो 3 से पहले और का तो मतलब ही नहीं बनता है, हमें देखना पड़ेगा 3 के बाद वाला। जो 3 के बाद वाला देखेंगे क्या हो जाएगा, उससे उसके स्क्वायर रूट से ठीक थोड़ा कम कर देंगे और हम देखें तो 3 के बाद क्या आएगा 4 आता है, तो 4 का कितना आएगा आंसर 2। तो क्या कर देंगे इसका 1.89 बोहर मैग्नेट्रॉन, बल्कि 1.87 ही आएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखना है हमें 1.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, जबकि n इक्वल टू 1 है। सेकंड, हमने n इक्वल टू 2 लिया तो क्या आएगा म्यू इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 किसके पहले आएगा 9 से पहले आएगा, तो 9 का कितना होता है 3, तो 3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ लिख देंगे हम म्यू इक्वल्स टू 2.89 बोहर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट हम लेते हैं अब n इक्वल्स टू 3 के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 3 इंटू 5 यानी कि 15, फिर किससे कम आया ये 16 से कम आया, क्या आएगा 16 का 4, तो क्या करेंगे यहाँ 4 से कम लिखेंगे तो कितना आएगा 3.90 यानी कि किसका आया जबकि n इक्वल टू 3 था। नेक्स्ट आता है n इक्वल टू 4, तो क्या करेंगे इसके लिए म्यू इक्वल्स टू 4 प्लस 2 एंड 4 इंटू 6 यानी कि 24, जैसा कि क्लियर हो रहा है आपको 25 से पहले है जिसका 5 आता है, तो क्या हो जाएगा 4.91 जबकि n इक्वल टू 4 है। ऐसे ही अभी हम निकाल चुके हैं n इक्वल टू 5 के लिए, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 यानी कि 5 इंटू 7 यानी कि 35, जो कि 36 से कम है जिसका कि 6 आएगा, तो 6 से कम कितना आ जाएगा 35 का, यहाँ आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन, जबकि n इक्वल टू 5 है। तो यहाँ हम देखें बहुत ही इजी आपको एक ट्रिक मिल रही है। n इक्वल टू 1 के लिए जो इसका म्यू होगा वो कितना निकाला हमने 1.87 बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट। n इक्वल टू 2 के लिए हमने म्यू निकाला अभी 2.89। n इक्वल टू 3 के लिए हमने म्यू कैलकुलेट किया 3.90। n इक्वल टू 4 के लिए हमने म्यू कैलकुलेट किया
4.91 और n इक्वल टू 5 के लिए हमने म्यू कैलकुलेट किया 5.92। अगर आप ये वैल्यू को याद कर लें, मेमोराइज कर लें, तो आपको एग्ज़ाम में भी बहुत इजीली हो जाएगा। आपको बार बार स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसके लिए। और करना क्या है देखिए, और भी इजी लिखिए अभी आप। 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5। अभी इसकी रिवर्स ट्रिक भी मिलेगी करने के लिए आपको। अभी एग्जाम में क्या देगा वो आपको क्वेश्चन में कि गिवन कंपाउंड का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट अगर इतना है, इतना XBM है, तो काउंट कीजिए उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और साथ में गिवन कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी क्या होगा। हमें ये भी काउंट करना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर। वो कैसे काउंट करेंगे भाई, हमें अगर मालूम पड़ जाए कि किसी कंपाउंड का जो हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं, जैसे हमने सीखा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो हम उसकी हेल्प से काउंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें देखना है कि एलिमेंट के सेंट्रल मेटल आयन में, कंपाउंड के सेंट्रल मेटल आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ से उसने दिया है आपके लिए कि गिवन कंपाउंड का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट 2.89 है। मालूम पड़ रहा है कि जो पहली वाला नंबर है पॉइंट से पहले वाला, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे उसमें। अब आप उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसका चार्ज निकालेंगे। चार्ज निकालने के बाद सराउंडिंग में लाइगेंड्स देखेंगे और लाइगेंड्स देखने के बाद उसका डी, एस और पी ऑर्बिटल की हेल्प से BBT लगाकर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाकर उसका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो इजीली काउंट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर जानने वाली बात एक और है कि अगर किसी एलिमेंट यानी कि सेंट्रल मेटल आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 0 ना हो, यदि n इक्वल टू 1 to 9, हालांकि 1 to 9 तो होंगे नहीं, अगर नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब सब्सटेंस कलर्ड होगा, और अगर n इक्वल टू 0 है इसका मतलब वो सब्सटेंस कलरलेस होगा। ऐसा किस लिए, हमें अब यही समझना है। ऐसा इसलिए होता है, अभी हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये टॉपिक आप समझ पाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये समझा कि यहाँ पर 5d ऑर्बिटल होते हैं, लाइगेंड्स की प्रेजेंस में कॉम्बिनेशन होता है। जब कॉम्बिनेशन होगा उसके बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल में स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होने के बाद ये 2 सेट में डिवाइड हो जाएंगे ऑर्बिटल्स। पहला T2g सेट और दूसरा EG सेट। आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। EG सेट में क्या था, EG सेट की जो एनर्जी आएगी वो 0.6 डेल्टा O, या फिर हम कह सकते हैं 6dq। ऐसे ही जो EG सेट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी 0.ΔO या 4dq, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। अब वो हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ से। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कैसे फिल करेंगे इसको। यदि यहाँ पर बताया था आपको पहले, इससे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो क्या होगा, डेल्टा ओ कैसा होगा, डेल्टा ओ हाई होगा। डिस्टेंस इन दोनों के बीच की ज़्यादा होगी, यानी कि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे केस में कल बताया था आपको, स्पिन लो होगी, लो स्पिन होंगे, क्योंकि जब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आएंगे, T2g साइड में, और उसके बाद फिल करेंगे
ईजी सेट में। तो सबसे पहले यहाँ बात जानने की ये है कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। यहाँ पर हमने 2 फिल कर दिया, ऊपर तो आएंगे नहीं। अब जब 2 फिल करे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद जंप कर सकते हैं? यस, जंप कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपर एनर्जी स्टेट में जंप करने के लिए वैकेंसी प्रेजेंट है। क्या करेंगे इसके लिए? सपोज हमने इसको कुछ अमाउंट में एनर्जी सप्लाई की, हमने इसको कुछ अमाउंट में सप्लाई की, वो एनर्जी हो सकती है फोटोन की फॉर्म में हो, वो एनर्जी हो सकती है हीट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में इसको एनर्जी जब देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद क्या करेगा, ये जंप करेगा अपने हायर एनर्जी लेवल में, और जंप करने के बाद ये कुछ इस टाइप से यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पर कुछ समय के लिए रहेगा, बहुत ही माइन्यूट समय के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड के लिए, और उसके बाद ये वापसी आएगा। जब वापसी आएगा तो क्या करेगा, पहले यहाँ से गया एनर्जी गेन करने पर, और वापसी जब आएगा तो -E करेगा, और ये एनर्जी जो होगी ये लैम्डा विजिबल रीजन में होगी। जब विजिबल रीजन में होगी तो हमें कुछ ना कुछ कलर दिखाई देगा। यही रीज़न है कि जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बैक टू द पैविलियन, यानी कि बैक टू द देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल, तो एनर्जी लूज होगी। वो एनर्जी हमेशा विजिबल रीजन में होती है। दैट्स वाई एनी कंपाउंड शो देयर कलर, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी होनी चाहिए जिसमें वो एनर्जी गेन करके जा सके, ऊपर जा सके। तो यहाँ अगर हम देखें तो KMnO4 में D 0 है, तो क्या ये कलरलेस होगा? यहाँ पर ये जानने की बात है, लेकिन ये आपके सिलेबस से थोड़ा अलग बात है कि KMnO4 में Mn+7 होता है। जब +7 होगा तो D 0 हो गया और 4s 0 हो गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप होंगे? तो यहाँ पर इस केस में जो कलर होता है वो होता है LMCT। अब ये क्या है LMCT? लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है। लाइगेंड कौन से हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सो फॉर्म में। और ये जब चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे मैग्नीज़ की ओर, तो ऐसे केस में जबकि कोई सेंटर मेटल आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो डी, इसे कहते हैं क्या हम, DD ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन। कब? जबकि n = 1 to 5 हो, ये कंडीशन है। n = कुछ ना कुछ, यानी कि हम कह सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 हो। DD ट्रांजिशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि n नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ये 0 होगा तो पॉसिबल नहीं है, ये ट्रांजिशन होगा। और इस केस में क्या है, अगर D यानी कि n = 0 है, तब उस केस में जो सब्सटेंस कलर होगा, कलर सब्सटेंस जो करेगा अपना, वो करेगा लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र थ्योरी के अकॉर्डिंग। के अंतर्गत आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमने इससे पहले पढ़े थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो CFT का स्प्लिटिंग है वो किस टाइप से होगा। थोड़ा सा कंपेरेबल पढ़ेंगे यहाँ पर हम, कंपेरेटिव में हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पढ़ा था अभी ऑक्टाहेड्रल के लिए जो स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल थी, कुछ इस टाइप से हुई थी कि यहाँ पर T2G सेट और यहाँ पर EG सेट, T2G सेट और EG सेट। ये है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। यही केस अगर हम देखें टेट्राहेड्रल केस में
तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा वो समझिए। T2G ऊपर हो जाएगा और EG सेट नीचे आ जाएगा। ऐसा किस लिए हुआ, इसमें ऐसा क्यों हुआ, उसमें ऐसा क्यों हुआ, बात समझने की ये है कि d ऑर्बिटल में नॉर्मली होती हैं, नॉर्मली क्या होती ही हैं 5d ऑर्बिटल, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो जो हम इसको हम 3D में पढ़ेंगे तो 3D में पढ़ने पर जो ये दो ऑर्बिटल्स होती हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने, ये एक्सिस पर होती हैं, जबकि ये दोनों तीनों जो होती हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर ठीक एक्सिस से दूर होती हैं, यानी कि यहाँ होती हैं इस जगह पर। तो जब कभी भी लाइगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बनाने के लिए अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन की ओर, एटम की ओर, तो उस केस में ये दोनों ऑर्बिटल उसके पाथ में आ जाती हैं। जब उसके पाथ में आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पाथ में आने की वजह से यहाँ हो जाएगा रिपल्सन, और रिपल्सन होने की वजह से क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी नॉर्मल ऑर्बिटल से हाई हो जाएगी। जब हाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल एनर्जी लेवल से ऊपर पहुंच जाता है। यही अगर हम देखें टेट्राहेड्रल के केस में, तो इस केस में जो T2G सेट है, यानी कि dxy, dyz और dxz ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो पाथ में आ जाती हैं लाइगेंड के। तो लाइगेंड के जब पाथ में आती हैं तो क्या हो जाएगा, अब ये फील करेंगी मोर रिपल्सन। जब मोर रिपल्सन फील करेंगी तो इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो हाई हो जाएगा। यही रीज़न है कि T2G सेट हाई एनर्जी लेवल में हमें शो करना होता है। यहाँ हमने शो किया था 0.6 और यहाँ शो किया था 0.4 डेल्टा O। अब यहाँ ठीक उल्टा करना पड़ेगा हमें। अब ये डिफरेंस जो आएगा यहाँ से 0.4 DQ और डेल्टा T करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी डिफरेंस या CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ होगा CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर क्या शो करेंगे 0.6 डेल्टा T। अब यहाँ पर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैटर जो है वो कैसे रहेगा, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था वो भी देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 5 यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी 5 हैं, और यहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस टाइप से होनी है समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें TEG सेट में फिल करना है। कब, वीक फील्ड लाइगेंड। तो वीक फील्ड लाइगेंड जब प्रेजेंट होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, डेल्टा T कम हो जाएगी, और पहले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस टाइप से फिलिंग होगी। तो 1 और 2 EG में फिल हो जाएगा, फिर T2G में फिल होगा 3 4 एंड 5, और उसके बाद EG में फिल होगा 6 7, और उसके बाद T2G में फिल होगा 8 9 एंड 10। तो यहाँ देखें, अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 हुए तो कोई पेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन 3 4 5 हुए तो कोई पेयरिंग नहीं हुई। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5, और 6 इलेक्ट्रॉन आते ही यहाँ पर पेयरिंग शुरू हो गई, तो हम लिखेंगे 1p। ऐसे ही 7th इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी पेयरिंग शुरू हो गई, यहाँ लिखेंगे 2p। T2G में हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तब आएगा यहाँ पर 3rd पेयर। जब हम करेंगे T2G में 9th इलेक्ट्रॉन फिल तो यहाँ आएगा 4th पेयर, और जब 5th के साथ हम 10th इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे T2G सेट में तो यहाँ बन जाएगा 5th पेयर। तो 10th इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ फिलिंग शो कर दी, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वीक फील्ड लाइगेंड प्रेजेंट हो। ऐसे ही
अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड आइगन। अब क्या होगा, अब सबसे पहले फिल करेंगे हम सारे इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं कहाँ पर, ईजी सेट में। तो कैसे होगा, 1 2 3 4, 1 और 2 जब होंगे तब तो कोई फिलिंग पेयरिंग होगी नहीं, फिर पेयरिंग कहाँ होगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन में। कैसे, 1 2 3 में क्या आ गई, एक पेयर आ गया। ऐसे ही हम करेंगे फोर्थ, तो आ जाएगा यहाँ पर 2 पेयर, सेकेंड पेयर। फिर चलेंगे हम T2G सेट में, कब चल रहे हैं, जबकि लाइगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो फिलिंग होगी हमारे पास यहाँ पर, फिल कैसे करेंगे, 4 ये आया, 5 में भी 2 पेयर हैं, 6 में भी 2 पेयर हैं, और 7 में भी 2 पेयर हैं। तो 5 6 और 7 यहाँ लिखेंगे 2p 2p एंड 2p। इसके बाद 8th इलेक्ट्रॉन फिल किया हमने, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3p 3 पेयर। फिर हमने 9th इलेक्ट्रॉन फिल किया, यहाँ हो जाएंगे 4 पेयर। और फिर हमने 10th इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो यहाँ हो जाएंगे 5 पेयर। इस टाइप से हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। और इसके बाद अब जो बचा आपका एक डिफरेंस, कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। कितना होगा, 4/9 डेल्टा O। और अगर हम इसको नॉर्मली लिखें तो डेल्टा T इक्वल टू 0.45 डेल्टा O भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36 और हमारा फिर यहाँ पर 4 बचेगा, तो 0.444 आएगा। हमने राउंड फिगर में 0.45 डेल्टा O लिख दिया। हम इजीली किसी भी कंपाउंड के लिए अगर टेट्राहेड्रल का काउंट करना चाहते हैं और हमें नोन हो या दिया हो कैलकुलेशन में डेल्टा O, तो हम 0.45 लगभग हाफ से कम। यहाँ पर भी ट्रिक समझ में आ रही है कि 0.45 का मतलब अगर हम राउंड फिगर करना चाहें तो लगभग हाफ से थोड़ा सा कम कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कलर। यदि किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो कंपाउंड होगा कलरलेस, और यदि कोई कंपाउंड में नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट है, तो वो शो करेगा कुछ ना कुछ कलर शो करेगा। यहाँ टॉपिक आता है कि कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या मतलब हुआ, मतलब क्यों शो करेगा और कैसे शो करेगा। तो यहाँ अगर हम बिविग्योर वाला मैटर लगाएं तो समझने का मैटर ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर जानते ही होंगे आप कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। बिविग्योर में से केवल एक ही रह गया है, इंडिगो। कलर कॉम्बिनेशन कभी आपने पढ़ा हो इससे पहले, नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं। समझने का मैटर ये है कि रॉय गिब, अगर हम इसको पढ़ें शॉर्ट में तो क्या है ये, रॉय गिब। बिविग्योर पढ़ना भूल जाइए अब आप। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, बिविग्योर। हमने यहाँ से आई हटा दिया और कॉम्प्लीमेंट्री कलर में याद करने की ट्रिक क्या लगाई है, रॉय और इसके बाद यहाँ की गिब। ये याद रखेंगे आप, रॉय ग्रोवर, गिब या ग्रोवर, रॉय गिब या रॉय ग्रोवर। तो जिससे कि आपको इजीली हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर हम कलर का नेम लिखें तो रेड यानी कि ग्रीन। अगर कोई सब्सटेंस या कंपाउंड रेड कलर की लैम्डा में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कलर शो करेगा वो ग्रीन कलर। एब्जॉर्ब करेगा रेड कलर में, लेकिन शो कैसे करेगा, ग्रीन कलर में। एब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज कलर को की एनर्जी लाइट को और शो करेगा ब्लू कलर, और एब्जॉर्ब करेगा अगर येलो को तो वायलेट कलर शो करेगा। एंड रॉय गिब रेड का ग्रीन, ऑरेंज का ब्लू और वायलेट का यानी कि येलो का वायलेट। इसकी हेल्प से हम किसी भी
एलिमेंट का जो ट्रांजिशन के बाद जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट टॉपिक आता है स्टेबिलिटी। कलर क्यों होगा तो समझ गए थे आप, पढ़ाया था अभी आपको हमने कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं डी ऑर्बिटल में वो क्या करते हैं, T2g सेट से EG सेट में जब जंप करेंगे और वापसी आएंगे तो इस ट्रांजिशन की वजह से वापसी छोड़ जाइए आप, तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी ट्रांजिशन होगा। और यही एनर्जी ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल है किसी भी डी ब्लॉक कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के लिए। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड करती है सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज पर। अगर चार्ज हाई होगा तो स्टेबिलिटी भी हाई होगी, यानी कि इसके क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज हाई स्टेबिलिटी हाई। सेकंड, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। साइज के जस्ट अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर साइज हाई है तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द साइज। यानी कि जिसका साइज छोटा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बजाय कि जिसका साइज बड़ा है उसके कंपेयर में। यहाँ देखें तो अब इसके साथ थर्ड पॉइंट आएगा चीलेशन। चीलेशन टॉपिक तो लाइगेंड का है, लेकिन वो सेंट्रल मेटल आइटम या आयन के साथ बनता है। यदि कोई कंपाउंड चीलेशन के साथ बन रहा है, मतलब किसी लाइगेंड और सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बीच अगर कोई रिंग बन रही है, इसका मतलब वहाँ पर स्टेबिलिटी हाई होगी। चीलेशन हमेशा स्टेबिलिटी को हाई करता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो बात आती है अब लाइगेंड्स की, कि लाइगेंड्स किस टाइप से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ टॉपिक आता है लाइगेंड्स के केस में बेसिक नेचर। मतलब क्या हुआ बेसिक नेचर, अभी पढ़ाया था हमने इससे पहले आपको। लाइगेंड्स क्या होते हैं, ये होते हैं लुईस बेस। जब लुईस बेस होते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। जब डोनेट करेंगे कब करेंगे, जबकि बेसिक नेचर ज़्यादा होगा इनका। मतलब क्या हुआ, अगर सब्सटेंस या लाइगेंड्स बेसिक ज़्यादा हैं तो वो अच्छे लुईस बेस होंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर को ईजीली और हाई एफिशिएंसी के साथ डोनेट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वो बेसिक नेचर उनका हाई होना चाहिए। वैसे ही सेकंड टॉपिक फिर से हम चीलेशन या फिर रिंग फॉर्मेशन को भी यहाँ शो कर सकते हैं कि अगर रिंग बना रहा है तो स्टेबल होगा, अधिक स्टेबल होगा। और थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी लुईस बेस, जहाँ हम बात करते हैं तो लुईस बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज भी होता है। अगर इन पर निगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये मोर बेसिक होंगे। जब मोर बेसिक होंगे तो ये लुईस बेस भी अच्छे होंगे। इसका मतलब ये सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत हाई अमाउंट में हाई एफिशिएंसी के साथ डोनेट करेंगे। इसका मतलब कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो हाईली स्टेबल होगा। फ्रेंड्स, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा CFT और साथ में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फ्रेंड्स, इसके बाद बचता है हमारे क्वेश्चंस, जो आपको मैं नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में करा दूंगा। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ आपको न्यू चैप्टर, जो कि चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिससे कि आपका सिलेबस लगातार चलता रहे और कुछ छूट ना पाए। मेरी कोशिश यही रहेगी। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ही, यदि पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिए, अदरवाइज़ लाइक मत कीजिए। लाइक कीजिए यदि पसंद आया हो, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।
और साथ ही एमिकम सीरीज़ के सारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।